हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लंग पैथोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज को वन शॉट में ख़त्म करेंगे। हम सारे के सारे INI-CET, FMG और नीट PG सभी के पीवाईक्यूज को इन वन शॉट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि आपके मेन नोट्स के अंदर इंक्लूडेड ना हो, तो आपको फटाफट वो पॉइंट्स आपके मेन नोट्स के अंदर इंक्लूड करने हैं ताकि आपके नोट्स 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ नीट PG पीवाईक्यूज। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। 69 ईयर ओल्ड पेशेंट कम विद कफ फटिगेबिलिटी वेट लॉस। ठीक है, डायग्नोस्ड विथ SCC, रिसेक्टेड स्पेसिमेन हैड हाइलर लिम्फ नोड दैट वाज 1 सेंटीमीटर इन साइज एंड शोड अ ब्लैक पिगमेंट। अब व्हाट इज द ब्लैक पिगमेंट लाइकली टू बी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज पिगमेंट डिपोजिशन। अब आप सभी को पता होगा कि बॉडी के अंदर अगर पिगमेंट डिपोजिशन हो रहा है तो ये पिगमेंट दो प्रकार का हो सकता है। अगर ये बॉडी के बाहर से आ रहा है सो दैट इज एक्सोजिनस पिगमेंट, और ये पिगमेंट अगर बॉडी के अंदर ही क्रिएट हो रहा है दैट इज एंडोजिनस पिगमेंट। एक्सोजिनस पिगमेंट के दो एग्जांपल होते हैं, पहला होता है टैटू और दूसरा होता है कोल पिगमेंट का डिपोजिशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्राकोसिस। बराबर, एंथ्राकोसिस। और बॉडी के अंदर जो पिगमेंट्स बनते हैं, अब ये कौन से हो सकते हैं, हीमोसिडरिन हो सकता है, हीमोसिडरिन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, लाइपोक्रोम हो सकता है, लाइपोक्रोम हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मेलानिन हो सकता है, मेलानिन। तो ये सारे हैं एंडोजिनस पिगमेंट। अब आपको इन सभी के कलर्स पता होने चाहिए। जैसे कोल का कलर होता है ब्लैक। ठीक है, हीमोसिड्रिन का कलर होता है हमारे पास गोल्डन ब्राउन। कैसा कलर होता है, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, लाइपोक्रोम का कलर यहाँ पर होता है येलो ब्राउन। कैसा होता है, येलो ब्राउन। और मेलानिन का कलर यहाँ पर होता है प्रॉपरली मतलब कंप्लीट ब्राउन कलर। तो अगर आपको इनके कलर पता है तो आप कलर से पता कर सकते हो कि कौन सा पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कौन से कलर का पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है, यस ब्लैक पिगमेंट। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, एंथ्राकोटिक पिगमेंट। क्योंकि एंथ्राकोटिक पिगमेंट का कलर कैसा होता है, मैंने कहा एंथ्राकोटिक पिगमेंट का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। राइट, सो दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, आराम से समझो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज बीन कफिंग फॉर 15 days ऑन एग्जामिनेशन सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी वॉज नोटेड। द लिम्फ नोड बायोप्सी शोड द फॉलोइंग फीचर्स, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। क्वेश्चन को आराम से रीड करो। देखो क्या कह रहा है, बच्चा है 9 साल का। ठीक है, 9 साल का यहाँ पर क्या है, हमारे पास बच्चा है। अब इसको खांसी आ रही है 15 दिनों से, और इसको क्या हुआ है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। अभी जो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, इसका मतलब क्या होता है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, इसका मतलब क्या होता है, सर्वाइकल जो आपका लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर उसकी स्वेलिंग हो जाती है, वो यहाँ पर रेड कलर का दिखता है, और उसका जो है वो पेनलेस होता है, और ये बड़ा मास बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, पेनलेस होता है। अभी जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सर्वाइकल लिम्फ नोड इज लोकेटेड ऑन अपर बॉर्डर ऑफ, कहाँ पर लोकेटेड होता है, अपर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। कहाँ पर लोकेटेड होता है, अपर बॉर्डर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अभी जो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हमें देखने को मिलती है, इट इज मोस्टली सीन इन ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होता है, ये जो टीबी का जो बैसिलाई है, ये क्या होता है, लंग्स से कहाँ पे चला जाता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, और वो उनकी क्या करवाता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि बायोप्सी लिम्फ नोड की जो बायोप्सी है वो क्या कह रही है, बायोप्सी के अंदर ये फॉलोइंग फीचर्स दिख रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम दिया गया है बायोप्सी का। अब इस डायग्राम को इंटरप्रेट करो कि यहाँ पर हमें सेंट्रल में नेक्रोसिस दिख रहा है, तो दिस इज केसियस नेक्रोसिस। राइट, सो दिस इज केसियस नेक्रोसिस। और क्या है, केसियस नेक्रोसिस है अलॉन्ग विथ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ग्रैन्युलोमा दिख रहा है। और ये अगर आपको दिख रहा है चिल्ड्रन के अंदर, टिपिकली चिल्ड्रन के अंदर, सो इट इज मतलब मोस्टली हमेशा ये क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होगा। समझ गए, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर सार्कोइडोसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो सार्कोइडोसिस, अब सार्कोइडोसिस भी एक ऐसी ही कंडीशन है। सार्कोइडोसिस बेसिकली क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर मल्टी सिस्टम का क्या कराता है, ये इन्फ्लेमेशन कराता है। लेकिन इसमें भी जो है लिम्फ नोड्स और लंग्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट डिफरेंस क्या है, इट इज़ लेस कॉमन इन चिल्ड्रन। ये जो है चिल्ड्रन के अंदर थोड़ा लेस कॉमन है। और इसके अंदर जो आपको ग्रैन्युलोमा दिखता है, तो ये ग्रैन्युलोमा कैसा होता है, नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमा। ठीक है, तो देखो अगर सीजेटिंग ग्रैन्युलोमा दिख रहा है तो इट इज मोस्टली मतलब हमेशा क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस। और नॉन सीजेटिंग ग्रैन्युलोमा दिख रहा है सो इट इज सार्कोइडोसिस। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, केसियस नेक्रोसिस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस।
समझ गए? तो हर एक पॉइंट का यहाँ पर मतलब होता है, PYQs के हर एक पॉइंट को आपको इस प्रकार से इंटरप्रेट करना आना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। बस रटना नहीं चाहिए कि भाई ग्रैन्युलोमा दिख रहा है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, टीबी, लेकिन यहाँ पर ये इसमें भी हो सकता है कि इसमें सार्कोइडोसिस, लेकिन फर्क कहाँ पे आया? एज का फर्क आया, समझ गए? तो इस वजह से PYQs को अच्छे से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर मेजरली इनिबिटेड बाय अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब देखो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये प्रोटेक्टिव एंजाइम होती है, आपको पता होगा, इम्फाइसेमा के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो स्मोक है वो कहाँ पर एंटर करता है? एल्वियोलाई के अंदर एंटर करता है। एल्वियोलाई के एंटर करने के बाद ये न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करता है, बराबर? न्यूट्रोफिल को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होने के बाद ये क्या रिलीज करता है? इलास्टेज। और इलास्टेज क्या करता है? इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है। इलास्टिक टिश्यू का क्या करता है? डिस्ट्रक्शन करता है। और इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, इस वजह से हमें क्या हो जाता है? इम्फाइसेमा, मतलब एल्वियोलाई के जो वॉल्स है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से वो डायलेट हो रहे हैं, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं? इम्फाइसेमा। तो अब इस इलास्टेज को इनिबिट करने के लिए हमारे पास क्या था? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन था। अल्फा 1 क्या था? एंटीट्रिप्सिन था। सो इट वाज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर इनिबिटेड बाय अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसको इनिबिट कर रही है? बताओ, इलास्टेज को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34-year-old मेल वर्किंग इन सीमेंट इंडस्ट्री। देखो एक एक वर्ड का मतलब समझो। सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है? कम विथ हिस्ट्री ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑन इवेल्युएशन देयर वाज ओपेसिटी फाउंड इन द चेस्ट एक्सरे एंड वाज कंफर्म्ड हिस्टोलॉजिकल टू बी मिजोथेलियोमा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज? अब मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि मोस्टली जो एस्बेस्टोस का जो एक्सपोजर होता है, किसका एक्सपोजर? एस्बेस्टोस का जो एक्सपोजर होता है, इसमें क्या होता है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है हमें एस्बेस्टोस का एक्सपोजर? इट इज मोस्टली सीन इन सीमेंट इंडस्ट्री, राइट? सीमेंट इंडस्ट्री में एस्बेस्टोस का एक्सपोजर जो है वो कई बार देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि एस्बेस्टोस के एक्सपोजर के अंदर क्या हो जाता है? बेसिकली रिस्क होती है। किसकी रिस्क होती है? कैंसर्स की, लंग कैंसर्स की रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बराबर? लंग कैंसर की रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एस्बेस्टोस के केस में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है आपके पास? एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर कौन सा होता है? मोस्ट स्पेसिफिक इज मिजोथेलियोमा, राइट? मिजोथेलियोमा, ठीक है? अब मिजोथेलियोमा इज द मोस्ट स्पेसिफिक कॉज। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? किसी बंदे को अगर मिजोथेलियोमा है, इसका मोस्ट स्पेसिफिकली इसका मतलब क्या है? कि उसको प्रीवियसली किसका एक्सपोजर हुआ है? एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है। तो क्वेश्चन में देखो सब चीजें यहाँ पर मैच हो रही है। सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और क्या कह रहा है? मिजोथेलियोमा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज? किसी बंदे को अगर मिजोथेलियोमा है तो मोस्ट लाइकली उसको प्रीवियसली कभी ना कभी किसका एक्सपोजर हुआ होगा? एस्बेस्टोस का एक्सपोजर हुआ होगा, राइट? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? एस्बेस्टोसिस। समझ गए? डन। सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है? अ मिडल एज वुमेन विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिस्निया, क्रोनिक कफ विथ स्पुटम, Wheezing was brought to hospital, died of respiratory failure following lobar pneumonia. क्या हुआ उसको? लोबार न्यूमोनिया की वजह से डेथ हो गई। नॉट अ नॉन स्मोकर अल्कोहलिक, लंग एटॉप्सी शोन इन द इमेज बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पैथोलॉजिक चेंजेस शोन। अब देखो ये लंग एटॉप्सी है आपके पास, ये लंग की एटॉप्सी। आप ये समझो कि ऐसा एटॉप्सी दिख रहा है, तो देखो इसमें डायलेशन दिख रहा है एल्वियोलर स्पेसेस के, तो इट इज इम्फाइसेमा। अब आप सभी को मैंने क्या कहा था कि इम्फाइसेमा कौन से प्रकार का इम्फाइसेमा है? ये पैन एसिनर। अब पैन एसिनर इम्फाइसेमा का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि भाई मान लो कि आपके पास क्या है? ये एसिना है आपके पास। क्या है? एसिना है। नॉर्मली देखो ये मान लो कि आपके पास ये क्या है? एसिना है। अब इसका अगर कंप्लीट हर तरफ से डायलेट हो रहा है, हर तरफ से इक्वली डायलेट हो रहा है, सो दैट इज पैन एसिनर। मतलब कंप्लीटली इधर सब डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है? डायलेट हो रहा है। तो इसको हमने क्या कहा था? पैन एसिनर इम्फाइसेमा। और पैन एसिनर इम्फाइसेमा का कॉज क्या होता है? इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो ये क्या है हमारे पास? पैन एसिनर इम्फाइसेमा। अब इसका क्या पूछ रहा है ये? मोस्ट लाइकली कॉज। पैन एसिनर इम्फाइसेमा का मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? इट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। समझ गए? अब इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक शॉर्टली बता देता हूँ, और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, देखो थोड़े लेक्चर की स्पीड फास्ट होगी लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिंपल मतलब क्या है? इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर।
और ये बेसिकली जो होता है इट इज़ इनहेरिटेड और ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, इट इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव। इसमें क्या होता है बेसिकली एक जीन होती है हमारे पास CFTR जीन का क्या हो जाता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। CFTR जीन का म्यूटेशन हो गया तो फिर क्या हो जाता है, इट अफेक्ट्स प्रोटीन्स इन बॉडी। किसको अफेक्ट करता है, प्रोटीन्स इन बॉडी। और मोस्टली जो प्रोटीन्स को अफेक्ट करेगा तो कैसे प्रोटीन्स बनेंगे, फॉल्टी प्रोटीन्स। और ये फॉल्टी प्रोटीन्स कहाँ पे बनेंगे, इन बॉडी सेल्स और टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस या फिर स्वेट को सिक्रेट करते हैं उन टिश्यू के अंदर बेसिकली फॉल्टी प्रोटीन्स बनेंगे। तो अब ये म्यूकस के अंदर यहाँ पर फॉल्टी क्या बन रहा है, यहाँ पर फॉल्टी प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो ये जो म्यूकस होगा, ये म्यूकस कैसा हो जाता है, इसमें थिक एंड स्टिकी हो जाता है, जिस वजह से जो ये प्लग कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। इट कैन प्लग अप ट्यूब्स, डक्ट्स एंड पैसेजवेज, समझ गए। तो इसके ये कर सकता है। अब इसमें बेसिकली जो है ये कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, इट कैन इन्वॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन आपको एक बात क्या याद रखनी है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर यूजुअली पैन एसिनार इम्फाइसेमा नहीं होता, पैन एसिनार इम्फाइसेमा इज नॉट सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, समझ गए। इसीलिए इसका आंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पैन एसिनार इम्फाइसेमा दिख रहा है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर पैन एसिनार इम्फाइसेमा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अ 45-year-old, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आराम से समझो। अ 45-year-old पेशेंट वर्किंग in a factory for past 20 years with breathlessness, HRCT shows pleural thickening and fibrosis. What is person suffering from? देखो क्या कह रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है बंदा, फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। पास्ट 20 years रिप्रेजेंटिंग विद ब्रेथलेसनेस, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लूरल थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लूरल थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस इट इज सीन इन एस्बेस्टोस एक्सपोजर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, एस्बेस्टोसिस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कैरेक्टरिस्टिकली। प्लूरल थिकनिंग, प्लूरल फाइब्रोसिस, कैंसर्स का रिस्क, ये सारा किस में होता है बेसिकली, एस्बेस्टोसिस के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यस करेक्ट, एस्बेस्टोसिस, समझ गए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे सारे के सारे नीट पीजी के क्वेश्चंस। अब हम लोग INICT के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो INICT के क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखो बहुत आसान है, क्या मैच करना है हमें, पहले तो अभी मैंने जो पढ़ा है वही आपको बता देता हूँ। देखो मीजोथेलियोमा किस में देखने को मिलता है हमें, याद करो, इट वॉज सीन इन एस्बेस्टोसिस, बराबर, एस्बेस्टोसिस। और एस्बेस्टोसिस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था एस्बेस्टोसिस के अंदर, अभी बताया मैंने, एस्बेस्टोसिस के अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पर होता है। फिर दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या बताई थी आपको, क्या बताई थी कि एस्बेस्टोसिस जो है वो मोस्टली, एक बात याद रखो कि एस्बेस्टोसिस जो होता है, एस्बेस्टोसिस इट मेनली अफेक्ट्स लोअर लोब ऑफ लंग। कौन से लोब को अफेक्ट करता है, लोअर लोब। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट अफेक्ट्स द लोअर लोब ऑफ लंग। कैप्लान सिंड्रोम और कुछ नहीं होता, कैप्लान सिंड्रोम, कैप्लान का मतलब समझो, कैप्लान इज नथिंग बट, कैप्लान सिंड्रोम इज न्यूमोकोनियोसिस अलॉन्ग विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज नोन एज कैप्लान सिंड्रोम। और सिलिकोसिस के अंदर आपको याद रखना है क्रेजी पेवमेंट अपीयरेंस। सिलिकोसिस के अंदर कैसा दिखता है, सिलिकोसिस के अंदर हमें जो सिलिका होता है उसके नोड्यूल्स दिखते हैं, कुछ ऐसे नोड्यूल्स दिखते हैं, ठीक है। सिलिका के क्या दिखते हैं, नोड्यूल्स दिखते हैं। सो दिस आर सिलिका नोड्यूल्स। और सिलिका नोड्यूल्स का जो अपीयरेंस होता है, दैट इज क्रेजी पेवमेंट टाइप अपीयरेंस, क्रेजी पेवमेंट। तो ऑप्शंस को मैच करो, सिलिकोसिस मतलब क्या है, क्रेजी पेवमेंट, ठीक है। थर्ड का भी मीजोथेलियोमा मैंने आपको पहले बताया। तो देखो फर्स्ट का क्या आ रहा है, सी आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट का सी, देखो फर्स्ट का सी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड का क्या आ रहा है, सेकंड का छोड़ो सिलिकोसिस। थर्ड का मैंने आपको बताया क्रेजी पेवमेंट। थर्ड का क्या दिख रहा है, बी। मतलब फर्स्ट का सी और थर्ड का बी, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट का सी, थर्ड का बी। देखो यहाँ पर ही दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए सब लोग। तो अगर आप देखो तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस PYQs में अभी तक रिपीट हुए। इसके बाद भी देखना बहुत सारे PYQs आते, तो आपको रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस टॉपिक एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अ स्टेबल 25 years old farmer was admitted to acute onset of fever, cough and dyspnea. Chest radiograph shows findings of pneumonia, which he was treated with antibiotics, showed a good response. After 1 month, he was again presented in hypoxemic state with progressive dyspnea. CT chest showed a diffuse ground glass changes. Transbronchial biopsy shows numerous small granulomas marked by lymphocytosis. What is most commonly causative agent for this? अब यहाँ पर एक आपको मुझे एक कंसेप्ट समझाना है। क्या कंसेप्ट समझाना है, ध्यान से समझो कि ये जो थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस होता है, अब एक कंसेप्ट समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस ये क्या कर सकता है, न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। न्यूमोनिया ये क्या करता है, कॉज करता है। और ये जो है मोस्टली किस में देखने को मिलता है, फार्मर्स के अंदर। फार्मर्स के अंदर क्यों, अब इसका रीज़न समझो। फार्मर्स के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि फार्मर्स जो काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, ह्यूमिड और वार्म कंडीशंस के अंदर काम करते हैं। और वहाँ पर जो बेसिकली ये थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस है, इसका जो स्पोर होता है वो अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव करता है। और ये स्पोर जो है ये बॉडी के अंदर जा सकता है, और ये बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करता है, लंग के अंदर इट कॉजेस इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया कराता है, और क्या कराता है ये, और यहाँ पर बनते हैं नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास। नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास, ठीक है, नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमा। तो देखो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। देखो एक तो फार्मर था, फिर ये क्या है, इसको न्यूमोनिया ये कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो डायग्नोस विथ न्यूमोनिया, ठीक है। सिटी स्कैन में क्या दिख रहा है, ग्राउंड ग्लास चेंजेस। ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सीज में हमें क्या दिख रहा है, ग्रैन्युलोमास दिख रहे हैं, लिम्फोसाइटोसिस दिख रहा है। तो पॉजिटिव एजेंट और फार्मर है, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पर डायग्नोसिस हमारा क्या बनता है, यहाँ पर थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मोस्टली फार्मर्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो पेशेंट प्रेजेंट्स विथ लो ग्रेड नाइट फीवर, कफ एंड वेट लॉस। देखो इतने चीज़ें देखकर ही आपको क्लियर होना चाहिए। फीवर, कफ, वेट लॉस किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो फीवर, कफ, वेट लॉस। और भी इसमें क्या होता है, नाइट स्वेट्स होता है। ये वर्ड्स आपको दिखे ना तो आपको जगह पे क्लिक होना चाहिए कि इट इज ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, कैविटरी लीजन, ठीक है। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, देखो कौन सा लीजन होता है, तो ये मैं आपको अगला भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर भी डिस्कशन होगा कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर एक्सरे के अंदर बेसिकली कैविटीज दिखते हैं, ठीक है। क्या एक्सरे के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हमें क्या दिखते हैं, कैविटी लीजन्स दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, कैविटी लीजन्स। और देखो पहले मैंने कहा था केसियस नेक्रोसिस मतलब सेंट्रल नेक्रोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म। अब यहाँ पर आपने डायग्नोसिस क्या बना लिया है, बेसिकली डायग्नोसिस इज ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोसिस क्या बना है यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ग्रैन्युलोमास। क्या देखने को मिलते हैं, ग्रैन्युलोमास देखने को मिलते हैं। और ग्रैन्युलोमास के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, याद करो, ग्रैन्युलोमास के कंपोनेंट क्या थे, इपीथेलॉइड सेल्स मतलब क्या है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। दूसरा क्या था, लिम्फोसाइट। और तीसरा क्या था, जायंट सेल, लैंगरहैंस जायंट सेल, याद करो। तो ये ग्रैन्युलोमा का कंपोनेंट था। और ग्रैन्युलोमा कैसा था, केसियस नेक्रोसिस। टीबी का ग्रैन्युलोमा कैसा था, केसियस नेक्रोसिस वाला, बराबर। तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको ये वाला ग्रैन्युलोमा दिखता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, देखो टीबी के अंदर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, इपीथेलॉइड सेल्स विथ जायंट सेल एंड लिम्फोसाइट। समझ गए। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन कोविड-19 इन्फेक्शन। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर रिवाइज करवाता हूँ। देखो जो कोविड था, जो न्यूमोनिया था, तो कोविड का जो वायरस था इट वॉज बेसिकली कॉजिंग न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया सबसे पहले कहाँ पे, मतलब एल्वियोलाई के अंदर जा रहा था, और ये एल्वियोलाई को थोड़ा सा डैमेज कर रहा था, बराबर। और ये डैमेज कैसा था, डिफ्यूज टाइप ऑफ डैमेज था। और मोस्टली इतना ही हो रहा था, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो रहा था, मतलब ये केस में मोस्टली यही हो रहा था, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो रहा था, इंटरस्टिशियम में जा रहा था। इंटरस्टिशियम के बाद कुछ एकदम रेयर केस में क्या हो रहा था, इट वॉज डैमेजिंग एंडोथीलियम, राइट। और एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन लंग फाइंडिंग, सबसे पहली लंग फाइंडिंग आपको क्या दिख रही थी, एल्वियोलाई के अंदर डैमेज होना, बरोबर। तो एल्वियोलाई के अंदर डैमेज, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मोस्ट कॉमन लंग फाइंडिंग इन कोविड-19 इन्फेक्शन इज डिफ्यूज टाइप ऑफ एल्वियोलार डैमेज। समझ गए सब लोग, ओके। तो ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये थे INI-CET के PYQs। अब हम लोग आते हैं FMG के PYQs। FMG के
जो भी मोस्टली नीट पीजी और INICET के क्वेश्चंस होते हैं वही मोस्टली रिपीट होते हैं FMG के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो FMG का क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल न्यूमोनिया। मैंने आपको न्यूमोनिया को क्लासीफाई करके बताया था, राइट। न्यूमोनिया वॉज क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, टिपिकल एंड एटिपिकल, राइट। टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल वाला न्यूमोनिया जो था इट वॉज कॉज्ड बाय मोस्टली बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा था टिपिकल वाला न्यूमोनिया, याद करो कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा था टिपिकल वाला, मोस्टली इट वॉज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मोस्टली। और एटिपिकल वाला जो था ये कौन कॉज कर रहा था, इट वॉज कॉज्ड बाय इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो रहा था, एटिपिकल न्यूमोनिया। तो इसमें मैंने मोस्ट कॉमनली आपको बताया था कौन कॉज कर रहा था, माइकोप्लाज्मा, इट इज द मोस्ट कॉमन। और वायरस भी इसको कॉज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा गया है तो मोस्ट कॉमन आपको याद रखना है, इंट्रासेल्युलर में माइकोप्लाज्मा इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एटिपिकल टाइप ऑफ न्यूमोनिया। समझ गए सब लोग, ओके। तो देखो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल न्यूमोनिया। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन वर्किंग इन अ मैसन इन राजस्थान develops dyspnea after 15 to 20 years. Which of the following may have contributed to the same? अब इसको क्या हो रहा है, बेसिकली डिस्निया हो रहा है आफ्टर 15 to 20 years। तो इसको मोस्टली क्या हुआ होगा बताओ, अभी हमने पढ़ा है कि भाई ये इसको डिस्निया हो रहा है आफ्टर 15 to 20 years। तो मैंने आपको बताया था डिस्निया किस में होता है, ये सिम्टम किस में देखने को मिलता है, डिस्निया वगैरह, डिस्निया, फिर प्लूरल इफ्यूजन, फिर उसके बाद प्लूरल प्लेक्स, राइट। ये सारे के सारे, और लंग के जो भी है, लंग के जो कैंसर्स है, ये सारे जो भी है ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, इट इज सीन इन एस्बेस्टोस एक्सपोजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्बेस्टोसिस। समझ गए, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अ मैन वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, देखो नाम में है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट्स, ठीक है, प्रेजेंटेड विद डिस्निया, हिज एक्सरे इज सजेस्टिव ऑफ टीबी। क्या हो रहा है इसको, टीबी। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, ठीक है। अब एक बात समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको मैंने पढ़ाया था कि बेसिकली न्यूमोकोनियोसिस 3 प्रकार का हो सकता है, राइट। पहला क्या था, एंथ्राकोसिस, दूसरा क्या था, सिलिकोसिस, और तीसरा था आपके पास एस्बेस्टोसिस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिलिकोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एग शेल कैल्सिफिकेशन। क्या देखने को मिलता है, एग शेल कैल्सिफिकेशन। इसी का मतलब क्या है कि जो आपका लिम्फ नोड है, सपोज दिस इज लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड के अराउंड क्या होता है, एक लेयर होती है, ठीक है। तो उस लिम्फ नोड के अराउंड वाली जो कैप्सूल होती है, दिस इज कैप्सूल ऑफ लिम्फ नोड, तो दिस स्पेस इज नोन एज सब कैप्सुलर साइनस। इसको हमने क्या नाम दिया था, सब कैप्सुलर साइनस हमने इसको नाम दिया था। और सब कैप्सुलर साइनस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, कैल्शियम का यहाँ पर क्या हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले कौन आ रहा था, सिलिका आ रहा था। इस साइनस के अंदर कौन आ रहा था, सिलिका। उसको क्लियर करने के लिए कौन आ रहे थे, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। और यहाँ पर बाद में क्या हो रहा था, कैल्शियम का डिपोजिशन। तो इट वॉज सीन इन सिलिकोसिस। और मैंने आपको कहा था कि सिलिकोसिस के अंदर टीबी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई देखो मैक्रोफेजेस और सारे जो लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेज और जो भी लिम्फोसाइट है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक शेल कैल्सिफिकेशन करने में ध्यान लगा रहे हैं। तो इस टीबी के बैसिलाई के पास इनका ध्यान होता है क्या, नहीं। सो दिस टीबी बैसिलाई बेसिकली इट गेट्स अननोटिस्ड, और ये अननोटिस्ड हो जाता है। इस वजह से टीबी का रिस्क किस में बढ़ता है, सिलिकोसिस के अंदर टीबी का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकोसिस। समझ गए, बहुत आसान है। देखो सारे कंसेप्ट्स अगर आपको पता है, अगर आपने एक बार मेरे लेक्चर्स देख लिए तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। फिर भी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको लेक्चर एक बार अच्छे से देखना है और फिर आपको PYQs को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन COPD। मैंने आपको बताया था COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। तो ये क्या थे, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस थे, राइट, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस थे। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था किसका, मतलब इसके मैंने टाइप्स बताए थे आपको, जैसे इसमें एम्फाइसेमा था, राइट, एम्फाइसेमा था, अस्थमा था, राइट, और क्या था, ब्रोंकाइटिस था, ब्रोंकिएक्टाइटिस था, और ब्रोंकियोलाइटिस था, राइट। ये पीडियाट्रिक्स में था, अस्थमा मैंने आपको ये सारे क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज सीन इन COPD। तो यहाँ पर देखो ये फॉलिकुलर ब्रोंकियोलाइटिस, ये सारे नहीं थे। कौन सा आंसर था,
और COPD के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्लियर? ओके, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्मूथ मसल्स एज कंपेयर्ड टू द वॉल थिकनेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वॉल थिकनेस के कंपेयर में स्मूथ मसल्स सबसे ज़्यादा किस में? तो यह आपको याद रखना पड़ेगा कि देख बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकियल होता है, सो दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियल। उसके बाद जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल शुरू होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, और इसी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के अंदर बेसिकली एल्वियोलाई का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल होता है और उसी के अंदर एल्वियोलाई का बनना यहाँ पर शुरू होता है। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है ये एयर गैस एक्सचेंज करा सकता है, एयर गैस एक्सचेंज ये करा सकता है, एयर गैस एक्सचेंज ये करा सकता है। समझ गए? तो अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकियल है ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियल है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि टर्मिनल ब्रोंकियल के अंदर स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो वॉल थिकनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, वॉल थिकनिंग इज़ वेरी लेस। समझ गए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनल ब्रोंकियल। समझ गए? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तो सिंपल एंडोथेलियम से बनता है, वहाँ पर स्मूथ मसल नहीं होते। एल्वियोलाई डक्ट्स भी एल्वियोलाई से बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर स्मूथ मसल सबसे ज़्यादा और वेरी लेस वॉल थिकनेस किसकी होती है, टर्मिनल ब्रोंकियल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्ट फेलियर सेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट फेलियर सेल्स। देख के आपको लगता है कि हार्ट के सेल्स है, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, आपने जनरल पैथोलॉजी अगर पढ़ा होगा, तो हार्ट फेलियर देखो, अब मैं कंसेप्चुअली आपको बताता हूँ। मान लो किसी बंदे को क्या हुआ, हार्ट फेलियर हुआ। क्या हुआ? हार्ट फेलियर हुआ। तो हार्ट फेलियर होने की वजह से जो प्रेशर है वो पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट के जो मतलब जो भी ब्लड था हार्ट में से कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। सो ब्लड कहाँ पर जाएगा, ब्लड विल गो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। कहाँ पर जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर क्या है, बेसिकली आरबीसीज है, और आरबीसीज के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। और फिर ये जो हीमोग्लोबिन है इसको कौन एनगल्फ करता है, इसको इट इज एनगल्फ बाय मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस ने अगर हीमोग्लोबिन को एनगल्फ किया है तो ये क्या करता है, इसको बेसिकली ब्रेक डाउन करता है और इसका क्या बना देता है, हीमोसिड्रिन बना देता है, राइट, हीमोसिड्रिन। तो हीमोसिड्रिन बेसिकली होता क्या है, हीमोसिड्रिन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। समझ गए? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। और अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हीमोसिड्रिन है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस के अंदर। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो मैक्रोफेजेस है, वी हैव मैक्रोफेजेस अलॉन्ग विथ हीमोसिड्रिन, राइट। मैक्रोफेजेस उनके अंदर क्या है, बेसिकली हीमोसिड्रिन। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स। अभी इस वर्ड के अंदर हार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ट के अंदर है। इसको हमने हार्ट फेलियर सेल्स नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका जो रीजन था, ये क्यों बन रहे थे, बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। समझ गए? तो हार्ट फेलियर सेल्स, देखो हार्ट फेलियर सेल्स आर नथिंग बट क्या थे, पिगमेंटेड एल्वियोलार मैक्रोफेजेस, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर हीमोसिड्रिन क्या है, इट इज अ पिगमेंट, और वो किसके अंदर जा रहा है, बेसिकली आपके मैक्रोफेजेस के अंदर। तो इट इज अ पिगमेंटेड एल्वियोलार मैक्रोफेजेस। समझ गए सब लोग? ओके, सो दिस वाज 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन पे आओ। देखो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हैज अ एक्सरे फाइंडिंग, क्या कह रहा है, एक्सरे फाइंडिंग रिपोर्टिंग स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। अब यहाँ पर आपको डायग्नोसिस करना है किसका, ये स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस क्या है, राइट, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस क्या है, ठीक है। ठीक है, इसके पहले हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ये है पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन। आप ये देखो, इसमें भी यहाँ पर पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन। तो एकदम न्यू वर्ड्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो एकदम नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो आराम से समझो। पहला क्या है कि पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशंस ऑन एक्सरे आर सीन इन। अब आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो हमार्टोमा, पहला कंसेप्ट है यहाँ पर हमार्टोमा। हमार्टोमा क्या होता है, हमार्टोमा इज अ लोकल, it is a local malformation, it is a local malformation of tissue, मतलब बेसिकली आपके पास अगर कोई स्ट्रक्चर है, राइट, तो उसका क्या हो रहा है, लोकल मालफॉर्मेशन। मतलब मान लो कि आपके पास क्या है, लंग है, अगर उसके कोई टिश्यू का यहाँ पर लोकल मालफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें क्या होगा कि जहाँ पर एबनॉर्मल आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर मिक्सचर, एबनॉर्मल मिक्सचर ऑफ
सेल्स, टिश्यूज यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हामार्टोमा। अब पल्मनरी हामार्टोमा, आपको एक टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ, पल्मनरी हामार्टोमा, पल्मनरी हामार्टोमा। अब पल्मनरी हामार्टोमा बेसिकली जो है हामार्टोमा, इसका जो डायग्नोसिस होता है इट इज़ इंसिडेंटल, मतलब ये ऐसा कोई डायग्नोस नहीं कराने जाता, लेकिन किसी और चीज़ के डायग्नोसिस करते समय इसका डायग्नोसिस हो जाता है, तो इसका डायग्नोसिस इज इंसिडेंटल। और ये जो दिखता है इट लुक्स लाइक इट इज़ राउंडेड, इट इज़ राउंडेड, इट इज़ रेडियो ओपेक। कैसा होता है? रेडियो ओपेक होता है। और दूसरी चीज़ ये पॉपकॉर्न के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? पॉपकॉर्न के जैसा दिखता है। और ये मोस्टली कैसा होता है? सॉलिटरी होता है, मोस्टली इट इज़ सॉलिटरी, सॉलिटरी होता है, एंड इट इज़ वेल सर्कमस्क्राइब्ड, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड। और बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होते हैं नोड्यूल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विथ इपिथेलियल सेल्स, विथ इपिथेलियल सेल्स। और ये जो मोस्टली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इट इज़ मोस्टली कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है। इट कैन बी फाइब्रस टिश्यू एज वेल, फाइब्रस टिश्यू भी हो सकता है, और इट कैन बी फैट एज वेल। तो ये होता है पल्मनरी हामार्टोमा। तो पल्मनरी हामार्टोमा का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कुछ नहीं, इट इज़, ये ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ लोकल माल फॉर्मेशन, ठीक है, इट इज़ अ लोकल माल फॉर्मेशन। तो इस वजह से पल्मनरी हामार्टोमा हमने क्या देख लिया यहाँ पर, इट इज़ अ लोकल माल फॉर्मेशन, समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हामार्टोमा। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन का आंसर क्या है? हामार्टोमा। समझ गए सब लोग? ओके ओके, तो अगला क्या है हमारे पास? स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस। अब स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस, आपको एक बात याद रखनी है कि सिलिकोसिस के अंदर, सिलिकोसिस के अंदर जो बेसिकली लंग का जो अपीयरेंस होता है, लंग का जो अपीयरेंस होता है, लंग का जो अपीयरेंस होता है वो एक्सरे के अंदर एक डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ अ स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस। कैसा दिखता है वो? स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस। तो ये आपको थोड़ा सा एक याद रखना है, ठीक है। तो स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? सिलिकोसिस के अंदर। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन देखो, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर क्या है इस क्वेश्चन का? 19th क्वेश्चन। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फाइंडिंग। आपको एक एक्सरे दिया गया है, मोस्ट लाइकली फाइंडिंग। तो मैं आपको सारे इस ऑप्शंस के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसकी मदद से आप डायग्नोस कर सकते हो कि इस एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है। देखो पहले तो ये समझो कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बेसिकली एक्सरे के अंदर हमें कैविटीज़ दिखने चाहिए, ठीक है, कैविटीज़, कैविटीज़। तो मुझे बताओ इस एक्सरे के अंदर कैविटीज़ दिख रहे हैं क्या? नहीं। सो ये ट्यूबरकुलोसिस होगा क्या? नहीं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ ट्यूबरकुलोसिस। फिर देखो अगला क्या है, मिजोथेलियोमा के अंदर आपको क्या दिखता है? मिजोथेलियोमा के अंदर आपको क्या दिखता है? बेसिकली आपको यूनिलैटरल, यूनिलैटरल कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक प्लेक लाइक, प्लेक लाइक नोड्यूलर प्लूरल थिकनिंग, प्लूरल थिकनिंग। तो ये देखने को मिलता है मिजोथेलियोमा के अंदर। तो मुझे बताओ ये मिजोथेलियोमा यूनिलैटरल मैंने कहा, तो ये देखो बेसिकली यहाँ पर दोनों तरफ दिख रहा है, तो मिजोथेलियोमा होगा क्या? नहीं, तो इट इज़ नॉट अ मिजोथेलियोमा। अगला देखो एस्परजिलोसिस, ठीक है, एस्परजिलोसिस नहीं होगा। फिर एस्परजिलोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है पता है क्या? एस्परजिलोस के अंदर आपको पैची एरियाज देखने को मिलते हैं। कैसे दिखते हैं? पैची एरियाज, पैची एरियाज देखने को मिलते हैं कंसोलिडेशन के, कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर पैची एरियाज नहीं देखने को मिल रहे, राइट। सो इट इज़ नॉट अ एस्परजिलोसिस। फिर लास्ट क्या बचता है? कैनन बॉल मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस का सिंपल मतलब क्या होता है कि बॉडी में किसी भी जगह पर अगर कोई भी ट्यूमर हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्यूमर जो है वो लंग के अंदर स्प्रेड होगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर मेटास्टेसिस वाला ट्यूमर लंग के अंदर आ रहा है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन। और बेसिकली जो मेटास्टेसिस होता है इट लुक्स लाइक अ कैनन बॉल, कैनन बॉल लीजन्स, कैनन बॉल लीजन्स। और ये बेसिकली सारे के सारे लोब्स को अफेक्ट करता है, सारे के सारे लोब्स को अफेक्ट करता है। और ये स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड होता है। और मोस्टली मैक्सिमली मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे देखने को मिलता है? लंग्स के पेरीफेरी में देखने को मिलता है, पेरीफेरी। तो इस वजह से इस डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है, बेसिकली कैनन बॉल टाइप्स लीजन दिख रहे हैं, और ये सारे के सारे लोब्स में दिख रहे हैं, और ये मोस्टली पेरीफेरी की तरफ स्कैटर्ड दिख रहे हैं, राइट। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास कैनन बॉल मेटास्टेसिस। सो हमने बेसिकली सारे के सारे PYQs यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे PYQs यहाँ पर समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विथ मी। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।